एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक है और आज का दिन शुरू कर चुके हैं। आज के दिन की खास बात यह है कि आज का दिन बच्चों के लिए थोड़ा सा खास है, उन बच्चों के लिए जिनको स्कूल जाना बहुत पसंद है, जो कि काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जो अर्मिला हसन जैसे बच्चे नहीं हैं जो चाहते थे कि स्कूल खुल जाए, हम जल्दी से स्कूल जाएं और हम पढ़ लिख के बढ़ा दें। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको इतने दिनों बाद स्कूल खुलने के बावजूद उनकी शक्ल ऐसी होती है और वो कहते हैं कि हमने नहीं जाना, तो ये ही इज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स। यस, और मैं मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करता हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं। खैर, पंजाब के आज सभी स्कूल जी, चाहे वो सरकारी हैं या निजी हैं, वो खुल गए हैं और एसओपीज के साथ इन स्कूल को 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला किया गया है। बहुत सारे बच्चों के लिए, मेजॉरिटी बच्चों के लिए आज अच्छा दिन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि स्कूल खुलें और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा दिन है, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते थे कि अब स्कूल खुल ही जाए। वैसे वाकई। और सेकेंडली, अगर हम, ये तो सारी लाइटर टोन पे बातें थी, बट स्टिल अगर बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं तो मेक श्योर आप जो एहतियाती तदाबीर है वो जरूर इख्तियार करें। और साथ साथ हम स्कूल इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तमाम तरह SOPs को फॉलो जरूर करें, क्योंकि जब डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे थे तो ये बच्चों में भी फैल रहा है, तो इस हवाले से भी हमें एहतियात करनी है। गवर्नमेंट ने इतनी लंबा जो लॉकडाउन है, इतनी लंबी पाबंदियां रखी जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे जो हैं वो इस तमाम सिनेरियो से महफूज रहें, तो हम सब ने एहतियात करनी है, वालिदैन, टीचर, स्कूल इंतजामिया। इससे पहले कि हम हेडलाइंस की जानिब जाएं, अच्छी खबर देते हुए आपको जाएंगे, और अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल सिर्फ 5 रुपए और महंगा हुआ है, जस्ट 5 रुपीज मोर। और पेट्रोल की कीमत तारीख की सिर्फ बुलंद तरीन सतह पे पहुंची है, तकरीबन 123 रुपए और 30 पैसे मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, ज्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ 5 रुपए डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है। सो आपने इस अच्छी खबर के बाद ना टीवी बंद हो जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। हमने थोड़ी किया है। नहीं, हमने नहीं किया। प्लीज टीवी देखें। टीवी पेट्रोल पे चलता है। तो खबर आपने जितनी एक्साइटमेंट से दी है ना, वैसे पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में तनाव बरकरार, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर मजीद सवालात उठा दिए। बलोचिस्तान में एक बार फिर सियासी हलचल, ऑपोजिशन ने एक बार फिर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी, जोड़ तोड़ के लिए कोशिशें शुरू। तब्दीली सरकार ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कारोंजर पहाड़, जहां हर रोज सवा से सोना पैदा होता है, देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। क्लासिकल गुलकार अकबर अली खान होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और पाकिस्तान के नामवर अदाकार और प्लेबैक सिंगर इजहार काजी का 66वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हुआ कल एक बड़ा इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जहां पे तालिबान के कंट्रोल को आज 1 माह मुकम्मल हो गया है। तालिबान की जानिब से अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया है। अबूरी हुकूमत पर तालिबान का मौक़िफ़ यह है कि इसमें तमाम कबायली रहनुमाओं को शामिल किया गया है और ये अबूरी गवर्नमेंट तमाम अफगानों की नुमाइंदा और जामे गवर्नमेंट है। तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम करने से मुतालिक चीन, रूस, कतर समेत कई मुल्कों ने मशरूत आमादगी भी जाहिर कर दी है, हम आपको बताते रहे हैं। लेकिन अमरीका समेत इस वक्त कई मगरबी ममालिक ऐसे हैं जिनकी जानिब से तालिबान की अबूरी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ख़वातीन और अक़लियतों के हवाले से खास तौर पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम अगर अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे की बात करें तो वो भी जारी है। बिल्कुल, और गुज़िश्ता रोज अमरीका के इल्ज़ामात और मुतालबात भी सामने आए। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दी हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल को परेशान कुन करार देते हुए दुनिया को खबरदार किया कि तालिबान को अपनी बका के लिए आलमी मदद की ज़रूरत है। अगर आलमी बरादरी ने तालिबान की मदद ना की तो इंतशार का खदशा भी है और अफरा तफरी भी फैल सकती है। अदम इस्तेकाम के नतीजे में अफगानिस्तान फिर दहशत गर्दों की पनाहगाह बन सकता है। इसके साथ साथ पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ नॉर्मल ताल्लुकात चाहता
चाहता है। नॉर्मल ताल्लुकात का ऐसा ताल्लुक हरगिज नहीं चाहते कि अमेरिका हमें पैसे दे और पाकिस्तान उनके लिए काम करे। ताहम उन्होंने वाजे किया कि अफगानिस्तान जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनकर पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की है। इत्तेहादी होने के बावजूद अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए और दहशतगर्दों ने भी। बिल्कुल, और दहशतगर्दी की जंग के बारे में पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर का माशी नुकसान हुआ, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म का। हजारों जानों की कुर्बानी भी देनी पड़ी, हमें मालूम है। ये सारी सूरत हाल पर हमने बात भी करनी है, लेकिन इस वक्त हम अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं। और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक इस वक्त तालिबान थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हमें नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो अब इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। वैसे गाय बगाए हमारी जनरल साहब से बात होती रही है इस बारे में। जनरल साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ मौजूद हैं। आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ है। सबसे पहले तो इस सूरत हाल का अहाता कर लेते हैं जो ताज़ा तरीन डेवलप हो चुकी है, चूंकि आए दिन नई डेवलपमेंट्स होती हैं। एक माह मुकम्मल हुआ है, उबूरी सेटअप तालिबान का चल निकला है, और लेकिन इसके साथ अमेरिका भी जो ही थोड़ा कंफर्टेबल हुआ है तो कल उसने दोबारा से डू मोर का राग अलापना शुरू कर दिया। आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जो एक चीज़ की कमी रह गई है अफगान तालिबान के जो ऐलानात हैं उसमें यह है कि उन्होंने जो उनके 34 प्रोविंसेस हैं जी, उनके गवर्नर्स का ऐलान नहीं किया है। ये बहुत अहम है क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत का इस किस्म की हैयत होती है कि सेंटर इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो इंक्लूसिव का डिमांड है दुनिया की, वो भी उसमें आपको पूरी होती नजर आएगी, क्योंकि 34 प्रोविंसेस में अगर वो ऐसे गवर्नर्स लगा दें जो कि वहाँ के लोगों में से हों और पॉपुलर हों, तो मेरा ख्याल है वो एक मसला हल हो। जहाँ तक अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, ये तो कोई ना आपके लिए चंबे की बात है ना मेरे लिए कोई नई बात है। डूम और या कभी बड़े खुश हो जाना, कभी बहुत नाराज रहना, और साफ जाहिर है कि सुपर पावर है तो उनके नखरे जो हैं वो किसी जुमरे में आते ही नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफा मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान उनकी बातें मान नहीं रहा, जिसकी वजह से वो ये हॉट एंड कोल्ड प्ले कर रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि जब सेनेट के जो उनके मेंबर थे उन्होंने बहुत सख्त सवाल पूछे थे, लेकिन जो उनके सेक्रेटरी खारजा ने जो जवाब दिए वो इतने सख्त नहीं थे, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, तो रिव्यू का मतलब अब कौन सा अच्छे हैं, रिव्यू का मतलब ये भी हो सकता है कि हम इनको बेहतर करेंगे, और मुझे यही नजर आ रहा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये बात, देखिए अमेरिका इस इलाके को चीन और रूस के हवाले नहीं कर सकता, उसने लाजमी यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के लिए बेहतरीन रास्ता पाकिस्तान है। कैसे है वो, और ईरान से रिक्वेस्ट करेगा, या भारत तो पहले ही जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं कर पाया, तो दोबारा हमारे पास आएंगे। आप देखेंगे, अब देखना ये है कि हम फिर उनकी बातों में आ जाते हैं या अपने इंटरेस्ट को मलूद नजर रखते हैं। मेरा ख्याल है कि इस दफा मुझे जरा हालात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर लग रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, एक तरफ तो अभी तक हमने देखा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क ने तालिबान की जो अबूरी सेटअप है उसको उस तरह से कबूल नहीं किया। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था CNN को, और उन्होंने कहा कि अगर दुनिया ने तालिबान की गवर्नमेंट का साथ ना दिया या अफगानिस्तान की हेल्प ना की तो वो दोबारा से दहशतगर्दों की पनाहगाह बन सकता है। आपको लगता है कि आर्मी बरादरी को जो प्राइम मिनिस्टर का ये कंसर्न है इसका नोटिस लेना चाहिए, या इस पर कंसर्न का जो कह ले उसको खदशे का जो इजहार किया उसको सीरियसली लेने की जरूरत है? जी मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी दुनिया ने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया भी हुआ है। अगर आपने देखा हो कि कुछ इमदाद का ऐलान आया है यूएन की तरफ से भी, उसके अलावा ये जो लोगों ने वादे किए हैं तकरीबन $100 मिलियन के, वो भी हैं, या बिलियन है, मुझे भी सही याद नहीं है, तो वो तो है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 2-4 दिन के बाद, ये टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत उन मुल्कों की है जो जिनके मफादात आपस में पॉजिटिवली मिलते हैं अफगानिस्तान में। वो कनेक्टिविटी चाहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहने वाले लोग हैं, वो अमन चाहने वाले लोग हैं, SCO में ज्यादातर अक्सरियत उनकी। तो मेरा अपना ख्याल ये कि SCO से एक आध दिन बाद या 1-2 रोज बाद आप देखेंगे कि कुछ मुल्क जो है वो तस्लीम करेंगे अफगानिस्तान को, और पहले जब 10-12 मुल्क तस्लीम करते हैं उसके बाद फिर लाइन लग जाएगी। साफ जाहिर है कि ये अमेरिका और UK वगैरह जरा देर लगाएंगे, लेकिन मेरे अपने अंदाजे में अल्टीमेटली वो भी मानेंगे, क्योंकि इंडिया वो दे रहे हैं कि जी हमें इनके साथ बातचीत तो करनी पड़ेगी, हमें इनके साथ अपने कनेक्शन तो रखने पड़ेंगे। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से वो उनकी दुआएं ये हैं कि किसी तरीके से गैर मुस्तहकम हो जाएं, ताकि कोई मौका मिल जाए इसको प्रोलॉन्ग करने का। तो जो दुआ बार बार आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब अपनी तकरीर में कहते हैं हमें दुआ करनी चाहिए जी, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छाई की तरफ जाए। मतलब वो ये बता रहे हैं कि अगर आपने इनको तनाव छोड़ दिया
तो सबको मालूम है कि जब भूख, अफलास और गुर्बत हो तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। ठीक है, ये तो सारी दुनिया को मालूम है, तो उससे बचाने के लिए हमें उनकी मदद ही करनी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो जल साहब ये जो आपने बताया है कि हम आने वाले वक्त के अंदर जो आपके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी सूरत या इस इलाके को छोड़ नहीं सकता और पाकिस्तान उसके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास मजीद क्या ऑप्शन है अमेरिका को लेकर? हमने तो 2 दफा अमेरिका पे भरोसा करके देख लिया, बल्कि उससे ज्यादा, और अब हमने एक क्लियर स्टैंड भी लेके देख लिया। और दूसरी जानिब हमें भी ये मालूम है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है, कल जैसे वजीर आजम ने बहुत ही बड़ा लफ्ज़ कह दिया कि हमारी तो एक किस्म की अमेरिका के लिए किराए की फौज थी जिसको जब वो चाहते थे इस्तेमाल कर लेते थे। तो हम अगर इस तरफ आ जाते हैं तो पाकिस्तान के पास भी तो अब ऑप्शंस बड़े कम हैं। पाकिस्तान ने भी तो आने वाले वक्त के लिए अपना एक नया रास्ता लेना है कि खित्ते की तरक्की के लिए किधर जाना है। इस पे क्या कहेंगे? जी पहले तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपनी फौज के मतलब कभी ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम किराए के फौजी बन गए थे। शायद उनको पूरे हालात का अंदाजा नहीं है कि उस वक्त जो थे, उसको बात को हम छोड़ देते हैं। बात ये कि मेरे ख्याल पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है और अच्छा फैसला किया। और वो फैसला क्या है? 3 उसमें उसके बुनियादी निकात हैं जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और वो मेरा ख्याल हमने कन्वे कर दिया है अमेरिकन को। नंबर 1, हम CPEC पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नंबर 2, हम चीन के साथ अपनी दोस्ती को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और नंबर 3, हम अफगानिस्तान में अमन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये 3 चीजें अगर अमेरिका को मंजूर हैं, जो कि मुझे यकीन है कि मंजूर नहीं है, तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। और अमेरिका कोई बैन सिचुएशन तलाश हो सकती है अगर अमेरिका से बातचीत हो। तो मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका यहाँ पर शायद इन्वेस्टमेंट करना चाहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो अपने इंटरनेशनल NGOs भी ले आएंगे। और जब NGOs आते हैं तो वो जो उनके मकासद होते हैं, वो मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उनकी पूरी कोशिश रहेगी अमेरिका की, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूँ, कि यहाँ पर इंतशार ही रहे और किसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब ही रहें, और किसी तरीके से ये दाइश और इनके बहाने बना कर वो यहाँ पर कोई ना कोई कार्रवाई करते ही रहे। हालांकि उन्हीं की लाई हुई है ये दाइश और सब कुछ जो है सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी लीडरशिप अब पहले के मुकाबले में ज्यादा मुझे नजर आता है कि फाल हैं और वो समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट क्या है। जी ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, साथ साथ हम जब अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे, दुनिया भर में ये जिस तरह से मगरबी ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो इस सेटअप ने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से स्टार्ट में बड़ी बात की थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से। आपको क्या लगता है कि अभी तो 1 माह मुकम्मल हुआ, आइंदा आने वाले दिनों में ये जो पूरी सेटअप है ये किस तरह से इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है अपने कुछ अमल से भी और कुछ अपनी बातों से भी। आप देखें आज भी उनका टीवी के ऊपर ख्वातीन मौजूद है, जबकि 20 साल पहले इसका तसव्वुर भी नहीं था। आज भी उनके स्ट्रीट्स में ख्वातीन जो हैं वो कवर कर रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों से आई हुई, ये पहले इसका कोई तसव्वुर नहीं था। वो मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, वो सेल्फियां बनाते हैं, वो सब कुछ आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और वो कह भी रहे हैं कि हम तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है दूर करेंगे। उनका मेरा ख्याल जो शरीयत के मुतालिक इंटरप्रिटेशन है उसमें एक चेंज नजर आ रही है। लेकिन साफ ज़ाहिर है जिस चीज के लिए उन्होंने 20 साल जद्दोजहद की है, जंग लड़ी है, उसको वो गिव अप तो नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहे कि वो शरीयत से हाथ खींच ले तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसा अफगानिस्तान तो नहीं हो सकता जैसा लंदन या वाशिंगटन DC है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लगभग ऐसा हो सकता है जैसा कि सऊदी अरब है, जैसा कि UAE है, जैसा कि पाकिस्तान है। आखिर में जो तालिबान की माशी मुश्किलात है जल साहब, जिसके बारे में वो अक्सर इजहार भी करते रहते हैं और जिसके बारे में पाकिस्तान भी अपने खदशात का इजहार करता रहता है, उसको हल करना कितना ज़रूरी होगा? और अगर ये हल नहीं की जाती, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जिन तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा है, 9/11 के म्यूजियम्स तक बने हुए हैं अमेरिका के अंदर, उन्हीं तालिबान के हाथों में ज़र मुबादला अमेरिका कैसे देगा उनको सपोर्ट की मद में? तो ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है, इस पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। जी, इसमें एक तो ये है कि देखिए अमेरिका के मुतालिक हम कुछ भी कहे सुपर पावर है, लेकिन इखलाकी तौर पे इस बात का क्या जवाब है कि अगर आपके पैसे मेरे पास हों और आपको जरूरत पड़ जाए और मैं नहीं देता। एक तो ये आप समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरा, मेरे अपने ख्याल में जो लोग हमायत कर रहे हैं इस हुकूमत की और चाह रहे हैं कि ये स्टेबल हो, हमायत इस सेंस में कि वो चाह रहे हैं कि ये स्टेबल और आगे बढ़े, उनके पास इतना सरमाया है कि वो अफगानिस्तान चल पड़ेगा। और अफगानिस्तान के रिक्वायरमेंट भी इतनी ऐसी नहीं है जैसे तालिबान के पास मल्टीपल ऑप्शंस इस हवाले से मौजूद है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से सारे ख्याल करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। एक बार फिर बलूचिस्तान में सियासी हलचल देखने में आ रही है। अपोजिशन जमातों ने वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और तहरीक पर बहस के लिए 7 दिन के अंदर असेंबली इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन ने वजीर आला पर अदम एतमाद की 4 वजूहात बताई हैं। वजह नंबर 1, वजीर आला की जो खराब तर्ज हुक्मरानी है, इससे सूबे में शदीद मायूसी, बदमनी, बेरोजगारी और इदारों की कारकर्दगी मुतासर हुई है। दूसरी वजह, वजीर आला ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए बजट मंजूर करवाया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में गुर्बत और महरूमी में इजाफा हुआ। तीसरी वजह है कि सूबे में कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी की वजह से शहरों में और शहरियों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो पाया जा रहा है। और चौथी वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ आइनी और बुनियादी हुकूक के मसाइल पर इंतहाई गैर संजीदगी का सबूत दिया, जिससे सूबे में बिजली, गैस, पानी समेत शदीद जो माशी बहरान है वो पैदा हुआ है। अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन के 16 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में नंबर गेम की बात करें तो 65 अरकान के ऐवान में इस वक्त एक आज़ाद रुकन की हिमायत के साथ साथ अपोजिशन अरकान की तादाद 24 है, जबकि गवर्नमेंट और उसके इत्तेहादियों की तादाद 41 है। जबकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 33 का नंबर पूरा करने के लिए अपोजिशन को मजीद 9 अरकान की हिमायत भी दरकार है। ताहम अपोजिशन दावा करिए कि हर सूरत में अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको कामयाब बनाएंगे, जबकि वजीर आला जाम कमाल ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि मेरी जमात और इत्तेहादी साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या रुख इख्तियार करती है। जबकि माजी में अगर बात करें तो बलूचिस्तान असम्बली में वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की मिसालें भी मौजूद हैं। बिल्कुल, इस सारी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया बलूचिस्तान में अपोजिशन लीडर मलिक खान साहब ने, इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि वो अपनी नंबर गेम को लेकर कितने मुतमईन हैं और इस सारे मामले की वजह भी उनसे पूछ लेते हैं। खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ज़रा हमें ये बताइए कि इस वक्त आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस नंबर गेम को लेकर और आपको किस हद तक एतमाद है कि आप ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पास करा लेंगे और उससे पहले कोई मफाहमत नहीं होगी आपकी, ऐसा कोई इम्कान है? बहुत शुक्रिया जनाब। जैसा कि सूरत हाल है, 3 साल अब गुजर गए हैं। 3 साल तक हम असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर कौम और बलूचिस्तान के मामला से मुताल्लिक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, इनकी तवज्जो दिलाते रहे कि बैड गवर्नेंस इस सूबे के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। यहाँ करप्शन है जिसकी वजह से ये क्रॉस रूट पे चला गया, जो बहुत बड़ा नुकसान देगा। इसी तरह अमन और अमान एक बुनियादी इंसान की माशरती ज़रूरत है। जब तक वो अमन और अमान का एहसास नहीं करेगा वो उसकी ज़िंदगी बेचैन रहेगी। और मगर 3 साल में कोई ऐसी बात इनकी तरफ से नहीं आई जिससे ये इत्मीनान हो कि यहाँ गवर्नेंस सही जा रही है या ट्रांसपेरेंसी का कोई वजूद है या जो यहाँ बेरारवी और करप्शन है, ये वसाइल कुछ लोगों के हाथों में दिए जा रहे हैं जो मिस अप्रोप्रिएट हो रहे हैं। तो फिर हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा, हमने ये नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये मलिक साहब, ये मसाइल तो बलूचिस्तान में बहुत पुराने हैं। कम से कम पिछले 15-20 साल से जब से हम थोड़ी बहुत पढ़ी और सीखी है तो हमने यही देखा है बलूचिस्तान के हालात इन मामलात को लेकर अमन व अमान, बैड गवर्नेंस कभी ठीक नहीं हुए, मुश्किलात का शिकार रहा है ये सूबा हमारा। और दूसरा ये कि आपने 3 साल फिर क्यों लिए सारी सूरत हाल को निमटने के लिए? आपने इससे पहले अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, अब ये हतमी फैसला हमें कर लेना चाहिए, जाम कमाल साहब को हटाना चाहिए? देखें जी, वैसे तो अपोजिशन हमेशा ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है कि वो नो कॉन्फिडेंस मूव करे रनिंग गवर्नमेंट के, सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ और अपना जमहूरी हक हासिल करे। लेकिन चूंकि उस वक्त हमारे पास ये जो नंबर थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो महज दिखावे के लिए या इस तरह का कोई अदम एतमाद की तहरीक। वजीर आला जाम कमाल तो कह रहे हैं अब भी आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है, ये वक्त का ज़या होगा अगर आप तहरीक लेकर आते हैं, और अभी भी उनकी अपनी और उनकी इत्तेहादी जमातें उनके साथ खड़ी हैं। ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं है। हमने बड़ा सोच बचा के बाद ये अदम एतमाद की तहरीक मूव की है। और इससे कबल जो 3 साल थे, देखिए हमने इसमें बड़ी कोशिश की है कि जिस रात में खुद फरमाया कि 15-20 साल नहीं बल्कि जब से बलूचिस्तान
यानी जब से ये सूबा बना है उस वक्त से ये मुसीबतों का शिकार है। तो हमने एक शुरू में कुछ चीज़ों पे हमने इनके साथ हमने ये पॉइंट्स उठाए, इसमें तालीम, सेहत, पीने का पानी और अमन व अमान और करप्शन का खात्मा। इस पे हमारे साथ गवर्नमेंट एग्री भी हुई, उसकी तमाम तकारीर सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसको प्रिंसिपल्स ऑफ असेंबली होना चाहिए था, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए था और उस पर फिर आगे कंस्ट्रक्शन होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन पे वो कोई अमल नहीं हो सका। तो जाहिर है कि हम अपना एहतजाज करते रहे, तो लेकिन अब जब आप लोगों ने हतमी स्ट्रैटेजी बनाई है। अच्छा, क्या वजह है कि बलूचिस्तान में अगर बात करें तो सूबाई हुकूमत ज्यादा देर कायम नहीं रह पाती? गुज़िश्ता हमने दौर में भी देखा, नून की जो हुकूमत थी वो तकरीबन 2 साल बाद सनाउल्लाह ज़ारी साहब के जो इस्तीफे उसके बाद खत्म हो गई थी। क्या वहाँ अवाम में बर्दाश्त नहीं है, या आपको लगता है कि मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से हुकूमतें उनको एड्रेस नहीं कर पाती और साथ में अपनी मुद्दत भी नहीं उनकी पूरी होती? क्योंकि इसमें अपने अब इस असेंबली में हम खुद हैं, इसमें तो हमने अपनी आंखों से देखो, सारी दुनिया ने देखा और सारी मीडिया ने देखा कि हमारे तमाम जो मुतालिबात थे वो हमारी ज़ात के नहीं थे, हमारे अवाम के थे, हमारे सूबे की तरक्की के थे। हम भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में एक उसको मुकाम हासिल हो, हमारे बच्चे भी मुल्की सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे सारी दुनिया में कम्पीट करें। हम भी चाहते हैं कि हमारे लोगों का रोजगार हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग खुशहाल हों। ठीक है, तो उसके लिए हमसे जितने जतन हुए वो हमने किए। तो खान साहब, अभी ये जो आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास नंबर है और आपके पास नंबर्स पूरे हैं, तो ये कौन सी पार्टी के लोग हैं जो टूटकर आपके साथ आ रहे हैं? क्या बैप पार्टी के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के हैं? कौन सी पार्टी है जिसके लोग आपकी तरफ आ रहे हैं? ये तो जी आपको 21 तारीख को इंशाल्लाह पता चल जाएगा, उससे कबल इसको डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं है। तो आप तो जमहूरियत की तरवीज की बात कर रहे हैं, तो ये तो जमहूरी तर्जों के मुखालिफ होगा। अगर कोई शख्स अपनी पार्टी रूल के खिलाफ आके आपके साथ खड़ा होता है और आपको वोट देता है, तो फिर जमहूरियत नहीं होगी, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं। अब वो अदम एतमाद की तहरीक के वज़ीर आला के खिलाफ एक जमहूरी अमल है, आईनी अमल है, और बलूचिस्तान के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि ये जरूरी अमल है, उसमें कोई न कानून शिकनी है न रिवायात की है। जब एक पूरे बलूचिस्तान की रिवायात का तहस नहस कर रहे हैं, उसको तो हटा देना चाहिए और हटा देना फर्ज बनता है। ठीक है मलिक सिकंदर साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, बहुत शुक्रिया। आपने हमें अलग ज्वाइन किया और अपनी राय से अपना जो आपका मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। जी, बलूचिस्तान असेंबली के अंदर एक बार फिर शोर शराबा है। इसी शोर शराबे के अंदर जाम कमाल साहब का मुस्तकबिल बकौल अपोजिशन बज़ाहिर ख़तरे में नज़र आता है, लेकिन वो इस बात पर मुतमईन है कि उनकी अपनी जमात और उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। 21 तारीख को पता चलेगा। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं और कुछ आपकी सेहत, आपकी आंखों की सेहत की बात कर लेते हैं। आंखें यकीनी तौर पे एक अजीम तरीन नेमत, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। आजकल एक बहुत बड़ा मसला रहता है, बच्चों बड़ों के अंदर आंखों के बड़े मसाइल रहते हैं और हर तीसरा शख्स या तो ऐनक लगा रहा होता है या कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी कि ये किसी उम्र की कैद नहीं है आंखों के मसाइल के लिए। ये किसी भी वक्त हो सकता है, नज़र कमज़ोर पड़ सकती है, आंख सुर्ख हो सकती है, मुसलसल पानी बहना आंख से, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, एलर्जी हो सकती है, और ये तमाम मसाइल आपकी बिनाई को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। और सवाल ये कि इन तमाम मसाइल का वजूहात क्या हैं और आंखों की कौन कौन से इससे इशूज़ हैं, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हमजा मौजूद हैं, जो कि ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। उसके साथ साथ काला मोतिया भी उसको भी क्योर करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। पहले यूके में प्रैक्टिस कर रहे थे, अब पाकिस्तान आ चुके हैं। इनकी तारीफ में एक और बात भी बता दें कि ये जो अपना प्रोजेक्ट यूके में कर रहे थे ट्रांसप्लांट का, उसको पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं, कोरिया ट्रांसप्लांट का, जो कि बड़ी जबरदस्त बात है। एग्जैक्टली। डॉक्टर हमजा, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। डॉक्टर साहब, हम अभी बात कर रहे थे कि आंखों के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन कॉमन हो रहे हैं, ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी। हम सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आंखों के ऐसे कौन कौन से मसाइल हैं जिनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली सबसे पहले जो आजकल के दौर के हिसाब से जो हमारी कॉमन चीज़ आ रही है वो ड्राई आई आती है और एलर्जिक आई डिजीज़ आते हैं।
जो बच्चों में भी उतने ही कॉमन हैं जितने बड़ों में हैं, स्पेशली अंटिल द एज ऑफ 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज। हमारे जो पेशेंट होते हैं उनमें रेडनेस होना आँखों में, साथ में पानी आना आँखों से, और उनको जब सुबह उठते हैं तो आँखें लाल होती हैं या काफ़ी ज़्यादा इचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक चीज़ बहुत कॉमन है यहाँ, जिस तरह हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है पाकिस्तान का उसमें भी। और साथ में जैसे बच्चे आजकल ज़्यादातर स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, पैंडमिक में आपको अंदाज़ा है कि होम स्कूलिंग हो रही है और इसके अलावा बाहर ज़्यादा एक्टिविटीज़ जाने का उनको नहीं मौका मिल रहा है, तो उनका स्क्रीन टाइम की वजह से उनमें भी ड्राइनेस बढ़ती जा रही है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा आँखों को मसलने लगे हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करने लगे हैं, इससे उनका प्रिस्क्रिप्शन भी आगे बढ़ने लगा है। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है आजकल के पैंडमिक के दौर के हिसाब से। ऐसी कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से नज़र कम हो सकती है डॉक्टर साहब, और क्या इसमें कोई एज पैटर्न मैटर करता है? और वो लोग जिनकी नज़र कम होना शुरू हो जाए और उनको मालूम हो जाए कि अब नज़र कम हो रही है, उनके लिए क्या एहतियातें आते हैं जिससे उनकी नज़र कम होना रुक सकती है? देखिए, एज के हिसाब से नज़र बनती है। जब हम पैदा होते हैं अंटिल 8 ईयर्स ऑफ एज, 8 साल की उम्र तक नज़र बनती है। 8 साल तक जिसकी जितनी भी नज़र बन जाती है वो उतनी ही रहती है, अनलेस कि कोई उसको और बाद में जाके प्रॉब्लम या डिजीज़ हो। आजकल अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह हमारे बच्चे छोटे हैं और वो स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, तो उनमें एक चीज़ होती है मायोपिया, जिसमें शॉर्ट साइटेडनेस होती है, उसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि वो बहुत नियर वर्क ज़्यादा करते हैं और वो चश्मा उनको लग रहा है, स्कूलिंग एज में लग रहा है, अंटिल द एज ऑफ 8 लग रहा है, इसके बाद भी लग रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगेन, हम जब बाहर जाते हैं आंखों में एलर्जी होती है, ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से भी नज़र कम होती है क्योंकि वो एक फिल्म कोट कर देती है हमारे कॉर्निया में जो टॉप लेयर है। जब हम लुब्रिकेंट डालते हैं तो फिर देन वी फील बेटर। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से थोड़ा सा हम बात करते हैं। आप यूके से पाकिस्तान आए, कॉर्निया ट्रांसप्लांट के हवाले से आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ लेकर आगे जाएं। बेसिकली किन कंडीशंस में कॉर्निया ट्रांसप्लांट वाली सिचुएशन जनरेट होती है कि कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है? और साथ साथ काला मोतिया भी आपकी वन ऑफ द एक्सपर्टीज़ हैं, उसको भी ज़रा डिस्कस कीजिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। बेसिकली मैं जो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में लेके आया हूँ वो एक कॉर्निया की 5 लेयर्स होती हैं और उसमें जो इनर लाइनिंग ऑफ द टिश्यू है यानी कि 5th लेयर जो है, मैं सिर्फ उसका ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। ये मैंने यूके में भी, आई एम ऑफिशियल ट्रेनर, मैंने साउथहैम्पटन में भी टीच किया है, इसके अलावा कोर्सेज अरेंज किए उनमें टीच किया है और इसकी बहुत क्विक रिकवरी है, इसमें कोई स्टिचेस नहीं आते हैं, रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान में क्योंकि ये कॉमनली कोई नहीं है, लोगों को यहाँ से बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, स्पेशली पैंडेमिक में आपको अंदाज़ा है वीज़ा इशूज़ हैं और दूसरे इशूज़ आते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, तो वहाँ पे पेशेंट्स का यहाँ से मूव करना आसान नहीं है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो फिर भी चले जाते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उन लोगों के लिए वो हमारे पास एक ही कन्वेंशनल टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट रह जाता है ऑप्शन, जो पहले होता था। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पाकिस्तान में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे इसको उम्मीद रखता हूँ कि मेरे पास उस तरह के पेशेंट आएंगे और मैं उनको ट्रीट कर सकूँगा यहाँ पे भी। आपने दूसरी बात की काला मोतिया। काला मोतिया पाकिस्तान में 2nd लीडिंग कॉज है विजन का, जिसमें डिक्रीज़ होती है पेशेंट्स की विजन और बहुत ही अंडर डायग्नोज रहता है ये, और ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। हमें पता नहीं चलता है अंटिल के बिल्कुल मिडिल से या सामने से नज़र ख़राब होना शुरू हो। तो मैं सबको ये कहूँगा कि जो भी 40 ईयर्स एंड प्लस हैं वो एक दफ़ा स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लीजिए जाके अपनी ग्लोकोमा की, और हर साल या 2 साल में जाके ज़रूर एक दफ़ा चेक करा लिया करें। ठीक है डॉक्टर साहब, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनके हवाले से पेरेंट्स के लिए क्या एहतियातें हैं? कैसे पता चल सकता है कि इस बच्चे के अंदर खुदा न खास्ता इसकी नज़र का मसला हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे वालिदैन को बच्चों के हवाले से उस वक्त पता चलता है जब वो एक लाइन को क्रॉस कर चुकी होती है नज़र और ज़्यादा वीक हो जाती है। तो कोई ऐसी थेरेपीज़ हैं, कोई ऐसा तरीक़ाकार है जिससे हम जानें कि बच्चा हमारा ठीक है या इसमें कुछ मसला मौजूद है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बेसिकली होता यह है कि हमारे बच्चों की नज़र चेक होती ही नहीं है जब तक कि वो आगे स्कूल में जाएं या स्कूल में जब कोई कंप्लेंट आना शुरू हो कि जी वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख सकता है, वाइट बोर्ड सही नहीं देख सकता। मेरी सबको रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने बच्चों को जब 2 साल के हो जाएं तो वॉच करें कि क्या वो आंखों को ज़्यादा मसल रहे हैं, क्या वो बार बार अपनी आंखों को छोटा या स्क्रीन करके देखना चाह रहे हैं, या फिर वो बहुत करीब से रखने की कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं, या फिर अगर उनको हम स्क्रीन टाइम अगर टीवी पे है या कोई और चीज़ अगर लैपटॉप है या आईपैड है वो बहुत क्लोज ला के देखना चाह रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें नोट कर रहे हैं अपने बच्चों में 2 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स, तो एक दफ़ा उनकी नज़र ज़रूर चेक कराइए। इसी तरह प्री स्कूल के बच्चे जो नर्सरी में हैं या जो जा रहे हैं इस नर्सरी में, उनको भी जाके स्कूल भेजने से पहले एक दफ़ा ज़रूर नज़र चेक कराइए।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता है कि एग्जामिन करवा लें। आखिर में वक्त की चूंकि कमी है, जो लोग जिनको बाज़ औक़ात डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि आप एनके पहने या आप एहतियात करें, और मुझ समेत कई लोग हैं जो नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, उनके लिए क्या तजवीज़ है? क्या वो नज़र बढ़ा भी सकते हैं अपनी किसी तरीके से, उनकी नज़र पूरी भी हो सकती है, और इसका नुकसान क्या है अगर ऐनक रिकमेंडेड है लेकिन आप पहन नहीं रहे? देखिए, ऐनक अगर रिकमेंडेड है, पहन नहीं रहे हैं, तो नुकसान तो एज सच उनकी अपनी नज़र का ही होगा कि वो उतना साफ नहीं देख सकते जितनी उनकी सलाहियत है। रिकमेंडेशन ये होती है कि या तो आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर लीजिए, या फिर अगर आपने ऐनक नहीं पहननी है और इफ़ यू आर फेड अप विद द ग्लासेस, तो फिर आप जो है वो लेज़र करा लीजिए अपनी आंखों का। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लेंस। एज सच नज़र ख़राब बहुत ज़्यादा नहीं होगी उनकी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत उनकी प्रोग्रेशन 1 और 2 डायोप्टर का उनका नंबर बढ़ सकता है अगर वो कॉन्स्टेंटली नंबर यूज़ नहीं कर रहे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद हमजा ने इतने इंपॉर्टेंट इशू पे हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से आगाह किया और कहा कि हमें अपने छोटे बच्चों का ऑन ऑफ चेकअप भी करवाना चाहिए, उसके साथ अगर बड़ों को कहे तो ऐनक पहन लें। हाँ, ऐनक पहन लें, जरूरी है। हाँ, सही है। नहीं, मेरी इतनी कम नहीं है, सामने मुझे सब कुछ सही नजर आ रहा है। अच्छा चलें, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक हम ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार और प्लेबैक सिंगर इजहार काजी साहब की, जिनका 66वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इजहार काजी साहब के हवाले से आपको बताएं तो 16 सितंबर 1955 को, यानी कि आज ही के दिन, कराची में पैदा हुए और पेशे के एतबार से वो एक इंजीनियर थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल में एक आला ओहदे पर भी फाइज रहे। इजहार काजी की शक्ल भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती थी और इसीलिए कहा जाता था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को भी एक अमिताभ बच्चन मिल गया है। इजहार काजी ने अपने करियर का आगाज फातिमा सुरैया बजिया की टीवी ड्रामा सीरियल अना से 1982 में किया। इजहार काजी साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे, द ग्रेट आर्टिस्ट, और आज हम उनकी बर्थडे मना रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि उनका जिक्र लाजमी किया जाए। बिल्कुल, उनका जिक्र तो हमने किया, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आज बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर है, और इस दिन के हवाले से, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट है, आपको वो दिखाएं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट सफर शर्त का, जिसमें हम बात करेंगे कारू झर पहाड़ की, जो कि थर के इलाके में वाक़ है, और क्या खूबसूरत पहाड़ है, इसकी अफादियत भी बहुत ज्यादा है। देखते हैं आज का सफर शर्त। पार्कर में कारोंझर पहाड़ हैं। कारोंझर पहाड़ नगर पार्कर के चारों तरफ गोल कतार की सूरत तकरीबन 16 मील पर फैले हुए हैं। इसकी बुलंद तरीन चोटी जमीन की सतह से 1000 फुट ऊपर है। इस पहाड़ में कितने ही कदीम आस्थान बने हुए हैं जो देखने के लायक हैं। आप देख रहे हैं सफर शर्त, और सहरा नवल जो है इस वक्त सहरा थर में है, और ये कैसा सहरा है जिसमें हर तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं। और ये जो पहाड़ हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरा खित्ता जो था ये किसी जमाने में समंदर के नीचे था, और ये वैसे तो जर्नलिस्ट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पहाड़ों की साख्त देखने से भी आपको एहसास होता है कि एक तो इनकी जो सरफेस है वो बड़ी स्लिपरी सी नजर आती है, जैसे पानी के नीचे ये सदियों रहे हैं। इससे आपको एक लेमैन यानी एक आम आदमी को भी पता ये चलता है कि ये कहीं पानी के नीचे थे। और दूसरा ये है कि सहरा थर की क्या खूबसूरती है कि आप अचानक पहाड़ों के बीच में आ जाते हैं, और वही टिपिकल रोड्स हैं, उसी तरह दर्रे हैं, आप एक दर्रा क्रॉस करते हैं, फिर एक पहाड़ी एक तवील सिलसिला आपको नजर आता है। और बज़ाहिरन यानी आप देखा जाए तो आप एक थर पार्कर यानी सहरा थर में, तो थर और पार्कर को इसी हवाले से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि शनाख्त जो है थोड़ी सी इसी हवाले से मुनफरिद है कि जो थर है वो एक्चुअली बिल्कुल ही डेजर्ट है, और जो पार्कर है
कि पारकर जो है ये पहाड़ और पथरीली चट्टाने और कुछ इस तरह की लैंडस्केप है। सो ये थर पारकर है और ये पारकर है और ये नंगर पारकर है। और सबसे खूबसूरत नंगर पारकर की जो बात मुझे लगी है वो ये है कि एट अ टाइम आप डेजर्ट को भी इंजॉय करते हैं और इतने खूबसूरत माउंटेन्स को भी इंजॉय करते हैं। और स्पेशली अगर आप, हमें थोड़ी देर होगी, लेकिन अगर आप सनसेट और सनराइज यहाँ देखना चाहें तो बहुत ही कमाल और खूबसूरत, और बीच में छोटे छोटे गाँव हैं और इट्स अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। कहते हैं कि कौरवों ने जब पांडवों को 13 साल के लिए देश निकाला दिया था तो पांचों ही पांडव कुछ अरसे कारोंझर पहाड़ में आकर रहे थे। कारोंझर पहाड़ के पत्थर इमारतें तामीर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पहाड़ से शहद, मुख्तलिफ बूटियां और लकड़ियां वगैरह मजदूर आदमी ले जाते हैं और बेचते हैं। इसलिए आम कहावत है कि कारोंझर में रोजाना 1.25 सेर सोना पैदा होता है। यानी इस पहाड़ से इस कदर पैदावार है जिसकी कीमत रोजाना 1.25 सेर सोने जितनी है। नंगर पारकर जो शहर है वहाँ से चंद किलोमीटर्स का ही मैं कह सकता हूँ, आधे घंटे में आप एक जगह पहुँचते हैं पहाड़ों के दरमियान में, जो कि साठ ध्रुव मंदिर है। और इस वक्त मैं यहीं पहुँच चुका हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त देख के यहाँ पे नीचे मैं रुका हूँ रेस्ट करने के लिए। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ के दरख्त है और उनकी जो शेप है कमाल है। अब आप ये देखिए कि ये जो बिल्कुल पहाड़ है और पहाड़ के वहाँ से दरख्तों के तने निकल रहे हैं और उसके बाद जो शेप इख्तियार की है जो खूबसूरत इस दरख्त ने, तो वो आपको यहाँ पे घंटों बैठा रहने पर मजबूर कर सकती है। अगर स्पेशली आप इसकी जुजियात देखना शुरू कर दें तो कमाल है। और हम जा रहे हैं साठ ध्रुव मंदिर और उसकी तारीख से आपको रोशनास करवाते हैं। कहते हैं कि पारकर के साथ वाले कच्छ के रेगिस्तान का इलाका पहले समुद्री खाड़ी था। लोगों को ये खाड़ी पार करनी पड़ती थी, सो इनको कहा जाता था पारकर ओखर, जिससे बदलकर ये नाम पारकर हो गया। नाज़रीन, ये सारदो मंदिर है और अग्नि संस्कार यानी जिसमें मुर्दों को जलाया जाता है, वो उनकी जो बाकियात होती हैं तो वो ये जगह है जहाँ पे उनको डाला जाता है। और यहाँ पे सुना है कि गंगा के बाद ये मुकद्दस तरीन जगह है हिंदू बिरादरी के लिए। और ये जो है ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में एक प्याला सा और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तो हैरान हूँ कि किसने कब यहाँ पे ये मंदिर आया, आबाद हुआ। बहुत ही कमाल और बिल्कुल आइसोलेटेड है, यानी इस साइड पे भी कोई आबादी नहीं है, आगे भी कोई ऐसी आबादी नहीं नज़र आ रही। और जो जिसको हम कहते हैं कि जो बारिशी पानी होता है या बारिशी नदी नाले वो हर तरफ हैं। और यही मुझे बताया गया कि साल के बेशतर वक्त में एक नाला जो है वो यहाँ बहता रहता है बेशतर वक्त में। और यानी पहाड़ों में आके मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जो नंगर पारकर के पहाड़ है इसमें नदियाँ और चश्मे और आबशारें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी मतलब आपको पानी जो है वो इन पहाड़ों के अंदर कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है और बहता हुआ भी मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सराय थर है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं खामोश हूँ और ध्यान दूँ कि यहाँ मुझे कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर आप मेरी कमेंट्री सुनते जाइएगा। चिड़ियाँ, कुछ और परिंदे, गाय की जो गले में घंटी बंधी होती है उसकी आवाज़, हवा, खामोशी। खामोशी की भी एक आवाज़ होती है, मतलब वो भी एक इसका हिस्सा है। और कमाल पुरसुकून जगह है। आप देखिएगा कि मैं जहाँ जहाँ पे थर पारकर में गया हूँ, जहाँ जहाँ मेरे लहजे में एक ठहराव और सुकून आया है, तो आप ये समझिए कि मैं बेसिकली खुद एक सुकून आवर कैफियत में चला गया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी एक पुरसुकून सी जगह है ये जो साठ ध्रुव मंदिर है। और इसके हवाले से ये कैसे कहते हैं, कौरव और पांडवों की जो जंग हुई थी उसमें पांडवों ने, जो कटास राज के हवाले से कहा जाता है, तो उसमें पांडवों ने जो वहाँ से आके जहाँ पनाह ली थी वो यहीं से थोड़ी सी आगे एक जगह है, तो पहाड़ के अंदर यहाँ पे उन्होंने पनाह ली थी। बहरहाल तारीख तो जो है उसके औराक यूँ समझें कि बिखरे पड़े हैं, पत्थर कम है यहाँ पे आसपास और
तारीख ज़्यादा है, एक एक पत्थर जो है वो पूरी पूरी दास्तान सुनाता है और एक एक दरख्त जो है वो यहाँ का दास्तान गो है, तो कमाल है। ज़बरदस्त। यहाँ मुझे एक चीज़ जिसने बड़ा फैसिनेट किया है वो ये है कि बहुत ही सुरमई सा बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स सहरा है तो आपको सुरमई रंग ज़्यादा नज़र आता है, जो आपको एक डेजर्ट का कलर है या एक येलोइश आप टोन कह लें, ब्राउनिश, वो आपको ज़्यादा नज़र आती है। और एक ही टोन के अंदर जो चीज़ आपको ज़्यादा फैसिनेट करती है वो कलर्स हैं, रंग हैं। और वो मंदिरों में आके आप देखते हैं कि बहुत ही शार्प और बड़ी तेज़ किस्म की और डिफरेंट कलर्स जो है उनके कॉम्बिनेशंस वो उस लैंडस्केप में बहुत उभर के सामने आते हैं, बिल्कुल जुदा लगते हैं और जैसे आप क्या कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अभी हम इसी सारदरो मंदिर में हैं और ये आप देखिए कि कैसे येलो, ग्रीन, ब्लू और खूबसूरत कलर्स हैं। और फिर जो फ्लैग्स या जिसको आप कहते हैं झंडे वगैरह, तो वो भी डिफरेंट कलर्स, उसमें येलो और रेड जो है वो नुमाया है। सो बहुत खूबसूरत। और अगर आप मेरी इस तरफ देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है तो ये आप चेक कीजिए कि बिल्कुल खाकिस्त्री रंग है और पीछे पूरा बैकग्राउंड आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, लेकिन इसके आगे जो ग्रीन अचानक एक पूरी बिल्डिंग, तो वो बिल्कुल अलहदा से और बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। आप हैं? जी हाँ सर, वो सामने लाल वाला झंडा लगा हुआ है। हाँ हाँ, वहाँ 4 मिनट में खर्च जाता है। आप पहले जरा मेरे पास बैठेंगे, ऐसे तो मैं नहीं जाऊँ। आप अपना नाम बताएंगे? जी हाँ सर। जी हाँ सर, क्या होता है? ये आपका नाम है? आपका नाम क्या है? सर मेरा गोविंदा नाम है। गोविंदा भाई, क्या हाल है आपके? सर मेरा हाल सही है, मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। आप तो पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो तो मैं आपको पता है मुझे, जी हाँ सर। लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ। गरीब हूँ सर, जो दिल से आपकी देना था। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप चाहेंगे। तो अभी मैं इससे थोड़ी सी इनसे बात कर लूँ? जी हाँ सर। कैमरे से बात कर लूँ? कर लो सर। कर लो, अच्छा इजाज़त है? जी हाँ सर। अच्छा गोविंदा, मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ जी हाँ सर। कि हमारा मुल्क पाकिस्तान खूबसूरत है। खूबसूरत है सर। तो नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक पहाड़ पे चढ़ के दिखाएगा। और पहाड़ पे कितने टाइम में? सर 4 मिनट भी जाता हूँ, 3 मिनट वापस, 7 मिनट। 7 मिनट में ये पहाड़ पे चढ़ के वापस आएगा। जी हाँ सर। 4 मिनट में पहाड़ चढ़ेगा। जी। ये बच्चा हर वक्त यही काम करता है। यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे हैं जो यही काम करते हैं। और इन बच्चों का जो स्टेमिना है, इन बच्चों की जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज, ये रोज़ाना की बुनियादों पे है। अगर हम इन बच्चों को किसी आलमी मुकाबले में भेजें तो वो जो प्रैक्टिसेस करते रहते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जो एक्सरसाइज का अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं, उनसे तो ये बच्चे कहीं आगे होंगे और ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं किसी भी ऐसे इवेंट में जहाँ पे इस तरह का इम्तिहान होता है, जिस तरह पहाड़ पे चढ़ने का या रेस का। इस हवाले से आपको मालूम है कि मैराथन में एक करैक्टर जो है, जो कि अफ्रीका में होते थे, और उनकी पूरी कहानी जो है वो कैसी कमाल कहानी है। अच्छा, अब गोविंदा मुझे ये बताइए कि आप पढ़ते हैं? जी हाँ सर। कौन से स्कूल में? 3वीं क्लास में सर, नंगा शहर पे। आप तीसरी में पढ़ते हैं? जी हाँ सर। वाह वाह वाह। गोविंदा, ये बताएं कि आपको अपना इलाका कैसा लगता है? सर हमारे को सुठा लगता है। सुठा लगता है। गोविंदा, मुझे तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। सर वो आपकी मर्जी है। आप बारिशों में आएंगे, ये सारा जबल आपको नजर से व्यू आएगा। वो वाला उसमें ग्रीन होता है, यानी सब्ज होता है? हाँ सर। अच्छा गोविंदा, मुझे ये बताओ कि आप क्या करते रहते हो पढ़ने के अलावा? सर पहले मैं जो अल्लाह सही देगा जो सर मैं करूँगा सर। अच्छा, अल्लाह सही, तो जो मेरा मतलब है इसके अलावा आप काम, यानी आप पूरा दिन बकरियां चराते हो? जी हाँ, बकरियां चारता हूँ। कितनी बकरियां रखी हुई है? 7 सर। 7 सर। 7। गोविंदा भाई, ये बताओ कि आपके बहन भाई कितने हैं? सर मैं 4 भाई, हम 4 भाई हैं, बहन एक नहीं है। बहन एक नहीं है? नहीं सर। अच्छा, बहन नहीं है और 4 भाई हैं। और आप भाई बड़े हैं आपसे? जी मुझसे 2 बड़े, एक छोटा है सर। अच्छा, और 4 भाइयों में सबसे शरारती कौन है? सर बड़े वाला एक से हम। वो शरारती है? हाँ सर, वो 4 ही हम चढ़ते हैं ये। अच्छा, शरारती की मतलब कुछ। अच्छा, तो गोविंदा ये बताइए कि अभी अगर हम आपको ऊपर जाने का कहें, जी हाँ, तो आप 4 मिनट में ऊपर जाएंगे? जी हाँ। 3 मिनट में वापस आएंगे? 7 मिनट में। और अगर हम घड़ी रख लेंगे तो? जी हाँ, रख लेना, टाइम नोट लगा लेना सर। सफर शर्त की अगली किस्त में देखिए।
गोविंदा आप आगे पढ़ते रहेंगे ना? जी हाँ सर, आगे पढ़ता ही रहूँगा। ठीक है। और गोविंदा मेरे आप दोस्त हैं? जी हाँ सर। तो मैं जब भी आऊँगा तो आप मुझे मिलेंगे? जी हाँ सर, मिलूंगा। और आप मुझे अपना घर भी दिखाओगे? जी हाँ सर, दिखाऊंगा। कहाँ से आपने चढ़ना शुरू करना है? ओ उधर से चलो सर, मंदिर है ना, हाँ हाँ, वहाँ से आप इग्नोर करेंगे। तो हम आपके साथ आएंगे? नहीं, उधर भी आप रुको, मैं ऊपर जाऊँगा। जब भी आपने मुझे फोन करना है तो आपने मुझे शाम बताना। का करूँगा मैं आपको। आज शाम को? आज ना करना, आज तुम सफर में होंगे। नहीं सर, मैं घर पे ही हूँगा ना। आप जानू घर पे होगे ना, मैं सफर में होऊंगा, उधर सिग्नल नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। आप ये नंबर अपने पास रखो, ठीक है? अभी हम 4-5 दिन लगेंगे लाहौर पहुंचने में, तो फिर आपके अपने पास बस कर लेना। एक दफ़ा मुझे आपने कॉल करनी है, फिर मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है ना? वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज कुछ आपको अंग्रेजी और कॉन्टिनेंटल खिलाते हैं। वैसे तो नाश्ते का वक्त है, लेकिन बर्गर मार्ट पे आज गई हैं फरियाल राना देसी फूड में। देखते हैं जरा कैसा है बर्गर। नाजरीन, आज मैं आई हूँ जोहर टाउन बर्गर मार्ट पर, जहाँ पर अरेबिक स्टाइल में और अरेबिक रेसिपी के साथ बर्गर और पास्ता बनाया जाता है। और यहाँ की ख़ास बात तो ये है कि ये जो बर्गर बनाते हैं वो लावा स्टोन पे बनाया जाता है। चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और लावा स्टोन पे बर्गर कैसे बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर सलमान खालिद साहब। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में अरेबिक स्टाइल से फास्ट फूड देने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली मैंने सऊदी अरेबिया में 10 साल इस काम को सीखा है। वहाँ पे ये कैसे बनता है, बर्गर कैसे बनते हैं, सैंडविचेस कैसे बनते हैं, पास्ता, उनकी रेसिपीज़, उसमें जो गलतियाँ, सारा कुछ उसको परफेक्ट किया है पहले। फिर उसके बाद इसका ग्रिलिंग वगैरह जितने भी इसमें आती हैं चीज़ें, वो सारी मैंने सीखी हैं। तो मैंने पाकिस्तान में सर्च किया कि कोई ये स्टाइल में दे रहा है या नहीं दे रहा। बेसिक जो मेरी रिसर्च थी उसके मुताबिक यहाँ पे ग्रिलिंग के लिए, बर्गर ग्रिलिंग के लिए या चारकोल या फिर पैन ग्रिल यूज़ होती है। तो अगर मैं वही स्टार्ट करता तो वो सेम हो जाता। हमने वहाँ से स्पेशल एक ये स्टोन है, ये एक लावा स्टोन है, इस पे हम मेन इसको यूज़ कर रहे हैं ग्रिलिंग करने के लिए, बर्गर को या पैटीज़ को या चिकन को। ये लावा स्टोन की खास बात क्या है जो आप इस पे ही कुकिंग करते हैं? लावा स्टोन कहलाता है इसीलिए कि ये आतिशफशांस जब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वहाँ से इसको क्रिएट किया जाता है। ये लाहौर में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको इंपोर्ट किया बाहर से, सऊदी अरेबिया से, जहाँ से मैं ये काम सीख के आया हूँ। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको एक दफ़ा हीटअप कर लें तो ये घंटे 2 घंटे तक इजीली आप इसके ऊपर कुकिंग कर सकते हैं। आप फास्ट फूड में क्या क्या सर्व कर रहे हैं? बर्गर्स हैं, पास्ताज हैं, सैंडविचेज़ हैं, फ्राइज़ की कुछ वैराइटीज़ हैं, लोडेड फ्राइज़ हैं, कर्ली फ्राइज़ हैं और चिकन स्ट्रिप्स वगैरह, मोज़रेला, इस तरह कुछ आइटम्स हम सर्व कर रहे हैं। आप कितने किस्म के बर्गर और सैंडविचेस बनाते हैं? हम 2 टाइप्स के सैंडविच सर्व कर रहे हैं। लिमिटेड क्वांटिटी है क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, जिसमें एक ग्रिल सैंडविच है और एक कॉकटेल सैंडविच है। कुछ इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं। उसके बाद बर्गर्स हैं। बर्गर्स में क्लासिक्स जो है हमारे पास 4 टाइप्स हैं। उसके बाद 2 शो स्टॉपर्स हैं। जो क्लासिक बर्गर्स हैं उसमें बीफ भी है, चिकन भी है, ग्रिल चिकन भी है। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? बर्गर्स में बीफ है और चिकन स्टेक बर्गर्स हैं। ये 2 बर्गर की बहुत ज़्यादा डिमांड है कस्टमर की, जो एक दफ़ा खाता है वो उसको दोबारा खाने आता है। पास्ताज में वाइट सॉस हमारा जो पास्ता है मेन, उसमें डिविंची पास्ता है जो कस्टमर जो है उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। और आप कितनी तरह के फ्राइज सर्व करते हैं? लोडेड फ्राइज़ हम बना रहे हैं, उसमें कुछ ख़ास चीज़ें हम ऐड करें, जिसमें उसकी मेन इंग्रेडिएंट है चीज़ सॉस है। चीज़ सॉस लोकली हम आम रेस्टोरेंट से नहीं या किसी शॉप से नहीं बाय करें हैं। रेस्टोरेंट मेड चीज़ सॉस है, वो उसका मेन इंग्रेडिएंट है। दूसरा उसका मेन इंग्रेडिएंट है उसका ग्रिल चिकन, जो हम स्टोन ग्रिल के ऊपर उसको करते हैं, ग्रिल करते हैं, और इन 2 चीज़ों से उसका टेस्ट क्रिएट होता है। फ्यूचर में आपके क्या प्लान है कि मेन्यू में और भी डिशेज़, अरेबिक डिशेज़ ऐड करेंगे या यही लेके चलेंगे? नहीं, हम इसको मेन्यू को इंक्रीज़ करेंगे, इसमें और भी डिशेज़ ऐड करेंगे। अरेबिक स्टाइल शौरमा हो सकता है, जिंगर हो सकते हैं अरेबिक स्टाइल में, और लोडेड फ्राइज़ में कुछ वैराइटीज़ हम आगे लेके आएंगे। अभी सिर्फ एक ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं इकबाल टाउन से आया हूँ। अच्छा, तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? जी मैंने अभी किंग ऑर्डर किया है, जो बर्गर मार्ट का स्पेशल आइटम है। हम लोग हर वीकेंड को आते हैं इधर, और माशाल्लाह इनकी ये खासियत है कि इनका ना प्योर अरेबिक टेस्ट है।
आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने आज इनकी लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं और साथ में इनका फेटिचीन पास्ता किया है और दा विंची पास्ता किया है। अच्छा, तो आप क्या ज़्यादा शौक से खाते हैं यहाँ से? इनका तो हमें लोडेड फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग अक्सर ही फैमिली पूरी यहाँ पे आई होती है इनकी लोडेड फ्राइज़ खाने के लिए। उसकी टॉपिंग्स बहुत अच्छी हैं। इनका जो ग्रिल इन्होंने चिकन रखा होता है वो बहुत अच्छा है और साथ में उस पर हेलपिनोज होते हैं। हेलपिनोज मुझे बहुत पसंद है तो वो फिर मेरा चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगता है आपको यहाँ? टेस्ट बहुत अच्छा है। मीडियम स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि आपके पसीने छूटने लग जाएं। इतनी स्पाइसेस भी नहीं है, मीडियम स्पाइसेस हैं तो वो एक अच्छा पैकेज बन जाता है आपके लिए। अच्छा, आपने क्या ऑर्डर किया था? हम लोग इनका डविंची पास्ता ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं और इनका दावेमी बर्गर वो भी ऑर्डर करते हैं और इनकी चीज़ स्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं सऊदीया से आई हूँ और जद्दा में रहते हैं हम। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने लोडेड फ्राइज़ और चिकन बर्गर और बीफ बर्गर भी ये बच्चों के लिए मंगवाया है। अच्छा, टेस्ट कैसा लगता है आपको? टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट इनका वही वो जैसे बारबेक्यू ना ये चारकोल पे पकता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसका। अरेबिक स्टाइल? हाँ, अरेबिक स्टाइल में जैसे जद्दा में हम खाते हैं ना तो सेम उसी तरह का हमें ये लगा है। नाजरीन, मेरे लिए लोडेड फ्राइज़, द वोमी बर्गर और पास्ता और यहाँ की जो सिग्नेचर डिश है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है वो है द किंग। वो आ चुकी है। द किंग को थोड़ा सा इनको स्मोक जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद ये इन्होंने सॉस होती है बड़ी स्पेशल सी, तो वो उसके ऊपर डालनी होती है। लेकिन मैं जो है वो लोडेड फ्राइज़ ट्राई करूँगी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले फूड के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके और हमारे फेवरेट क्रिकेट की, जिसके बारे में इस वक्त एक दफा फिर थ्रिल इज ऑन फायर वी शुड से। और इस वक्त पूरी कौम जो है ना वो एक थ्रिलिंग मोड के अंदर आने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में 18 साल के बाद मौजूद है और जबरदस्ती सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की होने वाली है, जिसमें 3 वनडे इंटरनेशनल 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं। और इसमें से मैचेस मेनली स्टार्ट होंगे रावलपिंडी से और आएंगे लाहौर, जब हम वेलकम करेंगे इन दोनों टीम्स को। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्क्वाड हमारा है वो किस हद तक केपेबल है, कितनी तगड़ी टीम से टकराने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और फाइटर टीम में नहीं रहे एग्जैक्टली। और स्क्वाड की इंपॉर्टेंस के हवाले से, उनकी पोटेंशियल के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग मौजूद हैं। मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। सुबह खैर अरमला, आपको भी और इमरान को भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मिर्जा साहब, अब चूंकि तैयारियां हम कह रहे हैं फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं और इस सीरीज के लिए हम सब बड़े एक्साइटेड थे। पहले तो हम ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं दोनों टीम्स का, दोनों स्क्वाड्स का जो इस सीरीज को खेलने जा रहे हैं। आपके नज़दीक कितनी स्ट्रॉन्ग जो है वो स्क्वाड है पाकिस्तानी, अगर स्क्वाड की हम बात करें तो? देखें, पाकिस्तानी स्क्वाड में इन्होंने 12 खिलाड़ियों के कल नामों का ऐलान कर दिया अरमला, और उन 12 खिलाड़ियों में इन्होंने 3 लेग स्पिनर्स शामिल किए, जो इस बात की जानिब इशारा है कि पाकिस्तान अपने स्पिनर्स पे ज्यादा तवज्जो देने जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 जो है जब 24 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगा, तो स्पिनर्स का इन फॉर्म इन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है इस 12 रुकनी टीम में 2 ही स्पिनर्स खिलाएंगे, शादाब खान जो वाइस कैप्टन है और उनके साथ उस्मान कादिर, जाहिद महमूद जो है वो लगता है 12th मैन रहेगा। और टीम में देखें आप, इमामुल हक है, फखर जमान है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा इफ्तिखार अहमद इस टीम में है। फिर ऑलराउंडर्स में आप आ जाएं, हसन अली इस टीम में, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। तो टीम बड़ी तगड़ी है। 11 रुकनी टीम मैंने आपको बता दी, जो कि मेरे ख्याल में होगी। 12 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है। जाहिद महमूद लगता है यही है कि 12वें खिलाड़ी होंगे। अच्छा, जाहिद महमूद 12वें खिलाड़ी होंगे। इस वक्त जो हम टीम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन ये हम बांग्लादेश के विजिट के बाद, जो बांग्लादेश न्यूजीलैंड था, उसके बाद हमने ये एनालिसिस किया है कि शायद हमें स्पिनर्स थोड़े ज्यादा चाहिए। क्या ये फैसला आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को देखते हुए स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने का? बिल्कुल इमरान, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो है अमूमन खास तौर पर लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो मुश्किल से हमेशा से 2-4 हुए। आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को आपने नहीं रखा, वो क्वारंटीन में चले गए थे। उनका
कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको स्पिनर्स पे कंसंट्रेट करना होगा, और आपका हेड कोच भी, आरजी हेड कोच भी एक स्पिनर है, सकलैन मुश्ताक। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए पाकिस्तानी स्पिनर्स खासे भारी साबित होंगे, क्योंकि ये इफ्तिखार अहमद से भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कराएंगे कि जिनके बारे में कहा जाता है वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है। तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें, आज ही खबर आई है उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन है टॉम ब्लंडल, वो जो है वो अनफिट हो गए, वो इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो अब टॉम लेथम उनके कप्तान है, काफी उनके नए खिलाड़ी हैं जो उनके सीजन कैंपेनर्स हैं वो नहीं आए इमरान, जैसे केन विलियमसन हुआ या इश सोडी हुआ या दीगर जो उनके टॉप के क्रिकेटर्स हैं, दे हैवंट कम टू पाकिस्तान। लेकिन फिर भी टीम अच्छी है, मुकाबला करेगी। हम पहले भी आपको याद है 2019 में श्रीलंका की बी टीम से हार गए थे, फिर हम इंग्लैंड के खिलाफ, ये कैसे भूल सकते हैं वो इंग्लैंड की उस टीम से हम हारे कि जो बिल्कुल आखिरी वक्त में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बनाई गई थी इस साल। तो लगता है यही टफ सीरीज होगी। थोड़ा समय है जो ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड का जरूर है। पिंडी ने काफी अरसे से मैच होस्ट नहीं किया। आपने चूंकि पिंडी में बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, हमें याद है वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं वहाँ पे 1996 के अंदर बहुत बड़े बड़े मैचेस। तो पिंडी स्टेडियम के लिए या पिंडी के अवाम के लिए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कैसा, कितना थ्रिलिंग आप देख रहे हैं? देखिए, रावलपिंडी का स्टेडियम इमरान 1991 में बनाया उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और फिर 1993 में यहाँ सीरीज भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इन्होंने 4500 टिकट्स ऑन सेल रखे थे, सारे के सारे बिक गए। तो रावलपिंडी के लोग क्रिकेट के बड़े शौकीन है, और फिर इस्लामाबाद से भी लोग आ जाते हैं, इर्द गिर्द के इलाकों से भी। तो 4500 लोग तो होंगे, 4500। लेकिन रावलपिंडी में पाकिस्तान ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 वनडे खेले, तीनों के तीनों जीते। और अगर आप पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की पाकिस्तानी सरजमीन पर कारकर्दगी को देखें, तो जो दोनों टीमों के दरमियान गुज़िश्ता 8 वनडे हुए, वो 8 के 8 पाकिस्तान जीता है। और इसी मैदान पर आप न्यूजीलैंड पाकिस्तान, और इसी मैदान पर पाकिस्तान में जो आखिरी 2 वनडे हुए थे 2003 2002 बल्कि 2003 के आखिर में, नवंबर दिसंबर 2003 में वो पाकिस्तान ने जीते। जो आखिरी सीरीज थी वनडे 5-0 जीता था पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उस सीरीज में जो हमारा ओपनिंग पेयर था यासिर हमीद और इमरान फरद का, उन्होंने 4 मैचों में सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई थी। अब अरमला बादाम का राज मुझसे पूछेंगी। जी बिल्कुल, लेकिन मिर्जा साहब आप ये राज कभी बताते ही नहीं है, मैंने पूछना ही छोड़ दिया है। अब आप ये बताएं कि जिस तरह से हम कह रहे थे कि होम ग्राउंड का हमें एज तो है, और आपने जिस तरह से तारीख एक्सप्लेन की है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस के हवाले से, तो हम एक पॉजिटिव उम्मीद रखें कि हमें होम ग्राउंड का एज तो है ही, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी इस मुकाबले में कुछ अच्छा है। बिल्कुल, हमें बड़ी उम्मीद होनी चाहिए। हम अपने घर के तो शेर है ना अरमला, जो टॉप की टीमें आती हैं उनके खिलाफ हम शेर बन के मैदान में उतरते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, कभी-कभी जिम्बाब्वे से हार भी जाते होते हैं घर में। बिल्कुल, यहाँ एक हारा है शेर हमारा, जब इफ्तिखार अहमद से उन्होंने इनिंग्स ओपन करा ली थी, जो सुपर ओवर था, आपको याद होगा, बाबर आजम की सेंचुरी के बावजूद इफ्तिखार आ गए थे, तो वो हम हारे। आपने वो एक नुक्ता मेरे ज़हन से निकल जाएगा, आपने खुद ही छेड़ दिया, अबूरी कोच का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरी जिंदगी में शायद ये पहली बार है जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, और काफ़ी अरसे से बच्चे थे तब से देख रहे हैं, उबूरी कोच का जो ये फिनोमिनन है। तो इतनी कहना चाहिए कि वर्ल्ड नोन टीम, दो कि उनके सीजन कैंपेनर्स नहीं है, बट ओबियसली वो एक बड़ी ज़बरदस्त लेगेसी कैरी कर रहे हैं, और रिदम में बड़ी रिदम के अंदर उनकी टीम चल रही है। तो उसको देखते हुए इस वक्त उबूरी कोच का तजर्बा ठीक है, या आपको लगता है कि हमें जो भी फैसला करना चाहिए था वो मुस्तकिल करना चाहिए था इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि बड़ा कॉन्शियस रह के हमें ये 2-3 सीरीज़ ये वक्त गुजारना है, वर्ल्ड कप T20 से पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। इमरान, आखिरी वक्त में जब 2 कोचेस चले गए तो फिर मजबूरन हमें उबूरी कोच लगाना पड़ा, और सकलैन मुश्ताक वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ अटैच रह चुके, तजुर्बा है उन्हें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको एक ऐसी दुल्हन दे दी गई है जिसको उन्होंने देखा ही नहीं था कभी सकलैन मुश्ताक ने। तो अब वो क्या करेंगे, वो दुल्हन को वो यकीनन उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि खेलो, अच्छे तरीके से खेलो। मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, और वो यकीनन सकलैन मुश्ताक से तवक्कुआत हैं, सीजन कैंपेनर। दूसरी तरफ आप श्रीलंका के कोच को देखें, थिलान समरावीरा, 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ था, तो उस अटैक में इनकी रान पर गोली लग गई थी थिलान समरावीरा की। तो 12 साल के तवील अरसे के बाद एज द कोच ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वो पाकिस्तान आए हुए। तो मुख्तलिफ किस्म की, उनका कोच भी बदला है, हमारा कोच भी अलग है। तो देखते हैं कि क्या होता है, इसका नतीजा क्या आता है।
ठीक हो गया। मिर्जा साहब, न्यूजीलैंड की टीम की बात करें, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे न्यूजीलैंड की टीम रिलाय भी करेगी? स्पिनर्स की तो आपने बात की ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली प्लेयर्स टू वॉच की अगर हम बात करें तो किस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेगी न्यूजीलैंड की टीम? देखिए, मैट हेनरी है, उनके कप्तान टॉम लैथम है, उसके अलावा ग्रैंड डी होम है, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल हैं जो गुजरात में पैदा हुए और उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पर पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे याद है हफ्ते 2-3 बरस कबल अबू धाबी में कई खिलाड़ी आउट करके टेस्ट मैच जितवा दिया था, जिसमें आपको याद होगा इमरान तो बचपन से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, इनको याद होगा कि जिस तरीके से अजहर अली रन आउट हुए थे अबू धाबी टेस्ट में, तो वो असद शफीक उनके साथ बैटिंग कर रहे थे। तो उनकी टीम तगड़ी है अरमला, उनकी टीम मतलब वो वनडे के तो खैर इतने स्पेशलिस्ट नहीं जितने T20 के, लेकिन मुझे लग रहा है दे विल गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान। थोड़ा सा डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। मोहम्मद आमिर के हवाले से हमेशा वो खबरों में, अब उनको भी रहना आ गया है। शोएब अख्तर को रिटायरमेंट के बाद खबरों में रहना आया और उनको भी खैर रिटायरमेंट के बाद ही, लेकिन अभी उनका ऑब्वियसली करियर का उतना पुराने नहीं हुए, वो बड़े बरहम है। वो कहते हैं कि मुझे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट देने से बेहतर था किसी बच्चे को दे देते, उसके घर का चूल्हा जल जाता। ये बात उन्होंने कर्टिसी में की है या जोम में और गुरूर में की है मेरा साहब? मेरे ख्याल में ये जोम और गुरूर में की है। गुज्जर खान से जो उन्होंने सफर शुरू किया, रावलपिंडी के नजदीक है गुज्जर खान, अब वो दुनिया भर में खबरों की जद में आते हैं। उन्होंने जो हरकत की, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने पता चला लिया कि कौन है वो जिसने इनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा और फिर उनको जब दे दिया तो इन्होंने मना कर दिया। जिस टीम में वो PSL की खेलते हैं वहीं से इनके लिए कुछ ना कुछ कहानी बनाई गई कि इनको रखा जाए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखते हैं ये अगर वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलते तो क्या पैसों के लिए PSL खेलने आते हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस मुल्क ने मोहम्मद आमिर को आमिर बनाया। सोहेल तनवीर मुझे बताते हैं इमरान के वो गुज्जर खान जो है वो टेप बॉल का मैच खेलने गए और एक लड़का आया वहां पर कि जिसने ऊंची सी कमीज, ऊंची सी शलवार, फीते वाली चप्पल पहनी हुई थी और बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था। तो सोहेल तनवीर ने कहा उस लड़के में बड़ा पोटेंशियल था, हम इसको पिंडी ले आए, इसकी वालदा से इजाजत लेकर, जहां स्कूल में भी पढ़ाया, क्रिकेट भी खेला और वो लड़का मोहम्मद आमिर बन गया। तो आदमी को अपना पुराना वक्त याद रखना चाहिए। ये तो आपने ऐसी चीजें हमें याद करा दी, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास मजीद वक्त है बात करने? नहीं, हमें ब्रेक लेनी है। अच्छा, ब्रेक लेनी है। चले सर, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब। लेकिन ये वो कहते हैं ना, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो नजर क्या, शायद थोड़ा एहसास हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आप हमें याद कराते रहते हैं और प्लेयर्स को भी याद रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान की वजह से है, पाकिस्तान उनकी वजह से नहीं है। ऐसा टैलेंट पाकिस्तान की गलियों में मौजूद है जिसकी आप कदर नहीं करते और कुछ बनने के बाद आप फिर इसी पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर को भी नुकसान देते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं। आमिर जैसे प्लेयर्स को कम से कम ये जरूर देखना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं आप कुछ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, जिसके हवाले से आपको बताएं कि मुकाबले हुए और जो 56वीं नेशनल कौमी चैंपियनशिप है उसको विन किया परनिया खान ने, जो कि बाप्टा की तरफ से खेलती हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं। इससे पहले जूनियर का टाइटल उनके पास था, लेकिन अब सीनियर लेवल के ऊपर भी जो टाइटल है वो उन्होंने विन किया। इसके साथ साथ जो मजे की बात है वो ये है कि ये 4 प्लेयर्स के साथ अपने साथ मौजूद कतर के अंदर जो होने वाली चैंपियनशिप है, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, उसके अंदर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं और यकीनी तौर पे हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। उसके साथ हम चाहते हैं कि हम जरा इनसे भी बात करें। तो पनिया हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, पनिया हमारे साथ मौजूद है। पनिया अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? पनिया, कैन यू हियर अस? पनिया खान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कुछ ऑडियो का इशू है, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ इमरान, ये 4 खिलाड़ियों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो इन्होंने आगे जाके कतर में रिप्रेजेंट करना है और इसके लिए बड़ी एक्साइटेड नजर आ रही थी और उन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे और बल्कि हम इस बारे में बड़े होपफुल हैं कि हम आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो टाइटल हमारे पास है उसको हम बरकरार रखें। इन्होंने बाप्टा ही की महमूदा हैदर को 4-2 से हराया था फाइनल के अंदर, जो कि क्वेटा में खेला गया। और इस मौके पर जो वजीर आला बलूचिस्तान थे वो इस मैच के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खास तौर पर बड़ा सराहा जो पनिया की परफॉर्मेंस थी। और हम अगर मेल्स की बात करें तो शाह खान बाप्टा के जो हैं उन्होंने इस चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की, हराते हुए आसिम कुरैशी साहब को 4-0 से, जो कि इससे पहले चैंपियन थे। तो मुख्तलिफ गेम्स हैं पाकिस्तान के अंदर और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि चाहे गेम कोई भी हो, उसमें अगर किसी ने भी पाकिस्तान के हवाले से नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या कॉन्टिनेंटल लेवल पे अगर कोई भी अपना बेहतरीन रोल प्ले किया है तो उनको हम सामने लाएं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स दिस इशू ताकि हमारी पनिया से बात भी हो और इनके हवाले से भी बताएं कि बड़ी यंग हैं, बड़ी एंथुजियास्टिक हैं और वो समझती हैं कि आने वाले वक्त में वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। आई होप पनिया कैन लिसन टू अस। पनिया, सुन सकती हैं आप हमें?
हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत ज्यादा मुबारकबाद, और चैंपियन बनने के लिए कैसी फीलिंग्स हैं, कैसा रहा कंपटीशन, जरा हमें बताइए इसके हवाले से। थैंक यू सो मच। कंपटीशन बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप थी, एक बहुत बड़ा ड्रीम था कहना, और वो ड्रीम फुलफिल हुआ है। बहुत मतलब पहले मैं 2 साल से जूनियर नेशनल चैंपियन भी थी, और उसके बाद मैं 2 दफा मास्टर का चैंपियन हूँ, मेरी रैंकिंग नंबर 1 है, और फिर अब मैं सीनियर नेशनल चैंपियन। जबरदस्त। अच्छा पनिया, आगे आप लोग कतर जा रहे हैं, तो उस हवाले से बताएं कितनी एक्साइटमेंट है, कितने एंथुसियास्टिक हैं कि आपने वहाँ जाना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हम लोगों का है कि हम लोग वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कतर जा रहे हैं हम लोग, और हम पाकिस्तान के लिए कुछ अचीवमेंट लाएं, क्योंकि और उसके बाद जैसे कि 2023 में साउथ एशियन गेम्स आ रही है पाकिस्तान में, और हम उसमें भी परफॉर्मेंस दें, और फिर उसके नेक्स्ट ओलंपिक्स तो पेरिस में 2024 में। अच्छा, तो कतर में जो आप जब मुकाबला करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से ऐसे टफ कंटेस्टेंट्स हैं जिनसे आपका मुकाबला होने वाला है? ये हाँ, अब हम लोगों के 4 पूल में 4 टीम्स होती हैं। वो बांग्लादेश भी हो सकती है, नेपाल हो सकती है, इंडिया भी हो सकता है उसमें। तो ये अब डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन, वैसे इंडिया भी आ सकता है। लाइक पिछली दफा इंडिया भी था, नेपाल भी था, तो अब इस पे डिपेंड करता है कि बांग्लादेश आए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी टॉप 2 टीम्स जो होती हैं वो क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड के लिए कर जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा बनिया, अपना सा स्टार्ट बताएं, जो आपने टेनिस खेलना शुरू किया, आपने बताया कि आप पहले जूनियर चैंपियन भी रही हैं और आपने सीनियर चैंपियन भी बन चुकी है, तो अपने इस टेबल टेनिस के हवाले से हमें बताएं कि आपका ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मेरा भाई खेलता था स्टार्ट में, तो उसके साथ मैं वैसे ही खेलती थी। एंड पहले कह लें लोकल लेवल पे, स्कूल लेवल पर, फिर स्कूल लेवल पे मुझे मेडल्स मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद मैंने लोकल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल, इंटरनेशनल इस तरह आगे गई। तो फिर जब मैं 14 इयर्स की थी, मैं श्रीलंका गई थी जूनियर स्टैप्स खेलने, तो वहाँ से हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और उसके बाद फिर मैं चाइना गई थी, मैंने मंथ की ट्रेनिंग ली थी वहाँ से। अच्छा। और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग नेपाल गए थे सीनियर साउथ एशियन गेम्स के लिए नेपाल में। ठीक है, तो पढ़निया, हमारे जो प्लेयर्स अक्सर डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हैं, खासतौर पे इन गेम्स को लेकर, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वो इंटरनेशनली जाके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आप बैनुल अक़वामी सतह पे तैयार हैं परफॉर्म करने के लिए? वो इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज इतनी नहीं है, और इंटरनेशनल कोचेस अगर यहाँ हमारे मुल्क में आए तो डेफिनेटली हम लोग और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक हो गया। और ये बेसिकली हार्ड वर्क के ऊपर ही होता है कि आपने बिल्कुल, और हार्ड वर्क तो आप लोगों ने बहुत किया है। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक पनिया, कि आप जाएं और अच्छे से परफॉर्म करें और चैंपियन बनकर ही वापस लौटे। पनिया खान हमारे साथ मौजूद थी, इनका अदा करते हैं। और इसके साथ जी हमारे शो का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।